एपिसोड 24। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि जो हमारे मास्टर याला और फैनजुन थे ना, वो हेवनली पैलेस से बाहर निकल आते हैं और अब आ गए। अब जैसे ही मास्टर याला और फैनजुन हेवनली पैलेस से बाहर निकल आते हैं ना, तो यहाँ पर इनके बीच बातचीत होती है। फैनजुन चलती हैं तो कुछ स्क्रॉल जो उन्हें मिले थे ना, जो गोलियां बनाने के थे, सारे के सारे स्क्रॉल हमारे मास्टर को दे देते हैं। मास्टर भी चलते हैं तो जितनी भी फैनजुन की काम की चीजें थी ना, जो फैनजुन को पावरफुल बना सकती थी, सारी की सारी चीजें फैनजुन को दे देते हैं। अब इसके बाद ये दोनों चलते हैं तो दोबारा से पोलन स्टार पवेलियन में वापस लौट आते हैं। अब यहाँ पर हमारे मास्टर याओलाओ 1 से 1.5 साल तक रुकते हैं और जो पोलन स्टार पवेलियन की पावर है ना, उसे लगातार बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि एक एल्पिनिस्ट को किसी की पावर को बढ़ाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती और पावर आसानी से भी बढ़ा सकता है वो। इसलिए मास्टर याओलाओ काफी गोलियों को लगातार 1 सालों तक रिफाइन करते रहते हैं और पोलन स्टार पवेलियन में बांटते रहते हैं, ताकि पोलन स्टार पवेलियन की पावर को तेजी से बढ़ाया जा सके। अब इसके अलावा हमें और भी बातों को बताया जाता है कि जो मास्टर याओलाओ है ना, इन 1-1.5-2 सालों के बीच में बहुत सारे बंदे भी पोलन स्टार पवेलियन में आए हैं गोलियां बनवाने के लिए मास्टर याओलाओ से, और कुछ अपनी प्रॉब्लमों को लेकर, जिसे मास्टर ने बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दिया है। हालांकि एक मोटी रकम भी ली है जिससे पोलन स्टार पवेलियन और भी ज्यादा तेजी से ग्रो हो सके, लेकिन मास्टर ने अधिकतर काम जो रिश्ते रहते हैं ना, दोस्ती यारी, उनके लिए किया है। इसलिए जो मास्टर के फैन है ना सेंटर फिल्म में, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। बोला जाए तो सहायता वो भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। अब समय गुजरता है और मास्टर 2 साल लगातार पोलन स्टार पवेलियन में रहने के बाद पोलन स्टार पवेलियन से निकल जाते हैं दुनिया का अनुभव लेने के लिए। अब पलक झपकती 20 साल गुजर जाते हैं और इन 20 सालों के अंदर अंदर जो मास्टर याओलाओ डाउ जून लेवल पर थे ना, वो अब डाउ जॉन लेवल पर पहुंच चुके थे। और जो फैनजुन है ना, वो भी अब पहले डाउ जून के 3 स्टार पर थे ना, अब वो शायद डाउ जून के 1 या फिर 2 स्टार पर आ गए थे। और तो और इन 20 सालों के अंदर अंदर मास्टर याओलाओ की जो सेंटर फिल्म में पॉपुलैरिटी थी ना, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। यहाँ तक कि जो मास्टर याओलाओ की एल्पिनिस्ट मतलब की गोलियां बनाने की क्षमता थी ना, वो पिल टावर से भी ज्यादा हो गई थी। बोला जाए तो अगर कोई किसी को पावरफुल गोली चाहिए ना, तो वो पिल टावर से नहीं बल्कि पोलन स्टार पवेलियन, बोला जाए तो मास्टर याओलाओ से ही लेता था। हालांकि इन 20 सालों के बीच में जितनी मास्टर याओलाओ की दोस्ती बढ़ी है, उतनी ही मास्टर याओलाओ के दुश्मन भी बढ़े हैं, लेकिन दुश्मन से ज्यादा मास्टर याओलाओ के दोस्त थे। इसलिए जो भी दुश्मन हमारे मास्टर याओलाओ को बुरा भला या फिर उन पर हमला करने की हिम्मत करता था ना, तो मास्टर याओलाओ के बिना कहे जो उनके दोस्त वगैरह थे ना, उन्हें निपटा दिया करते थे। और तो और अब मास्टर याओलाओ को याओ चेन नहीं बल्कि याओ लाओ जुंजे कहा जाने लगा था। और तो और जो फैन जियान था ना, उसे भी अब फैन जुंजे कहा जाने लगा था, क्योंकि जो डाउ जून लेवल पर जो भी बंदे पहुंच जाते हैं ना, उनके पीछे जुंजे लगा दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब समय गुजरता जाता है और मास्टर याओलाओ को होली पिल सिटी छोड़े हुए 30 साल गुजर जाते हैं। हालांकि इन 30 सालों में जो होली पिल सिटी में हांसा थी ना, उसके बारे में कोई भी पता नहीं चलता कि वो कहाँ पर गई, और ना ही मास्टर पता लगा पाते हैं कि वो कहाँ गई। और समय के साथ हांसा को सभी लोग भूल भी गए थे। हालांकि जो मास्टर थी ना, वो हमेशा हांसा के बारे में सोचते रहते थे। अब इतने में हमें जुआन ई को बताया जाता है, जो कि इन 30 सालों में मास्टर याओलाओ से हमेशा मिलने के लिए आती रहती थी। हालांकि वो हमेशा मास्टर याओलाओ की कद्र करती थी, जैसे मतलब कि अपन बॉयफ्रेंड बना लेते हैं ना, वैसे हमेशा कद्र करती थी। लेकिन मास्टर याओलाओ है ना, उन्होंने कभी हांसा के अलावा किसी को उस बारे में कभी देखा ही नहीं। इतने में हमें उस फॉक्स प्रिंसेस के बारे में बताया जाता है, जो भी मास्टर याओलाओ से मिलने के लिए आती रहती थी। लेकिन एक दिन की बात है कि जो फॉक्स प्रिंसेस है ना, जो उसका क्लैन है, उनकी एक दूसरे क्लैन से फाइट हो जाती है, जिस वजह से जो फॉक्स प्रिंसेस थी ना, उसकी बड़ी बहन थी, पता नहीं क्या नाम था, उसे अपनी जान को सैक्रिफाइस कर फॉक्स प्रिंसेस का जो क्लैन था ना, उसे बचाना पड़ता है। और तो और जो फॉक्स प्रिंस की बड़ी बहन थी ना, उन्होंने कुछ सालों के लिए या फिर बोला जाए तो हमेशा के लिए जो फॉक्स क्लैन है ना, उसे भी छुपा दिया था। इसलिए जो मास्टर याओलाओ है ना, उनका संपर्क फॉक्स क्लैन से टूट जाता है, और साथ ही साथ जू हुई, शायद यही नाम था, उससे भी टूट जाता है। अब समय गुजरता है और जुआन लीन थी ना, वो मास्टर याओलाओ से मिलने के लिए आती रहती हैं, और पलक झपकते ही जो हमारे मास्टर की एज है ना, वो 50 साल की हो जाती है। और मास्टर भी अब सेंटर फिल्म में हर जगह घूम चुके थे, इसलिए अब मास्टर याओलाओ चलते हैं तो इस दुनिया की जो कोने के क्षेत्र है ना, जहाँ पर कमजोर लोग रहते हैं, वहाँ की और
निकल जाते हैं, वो भी पैदल। मतलब कि ऐसे ही सैकड़ों को देखते हुए आस पास में जो भी मतलब कि नजारे हैं ना उन्हें महसूस करते हुए। और फिर हमें एक सीन बताया जाता है ब्लैक कॉर्नर का सीन, जहाँ पर मास्टर याओलाओ आ जाते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद मास्टर याओलाओ चलते हैं तो एक बढ़िया सी जगह देखते हैं और यहीं पर रहने लगते हैं। और पलक झपकते 3 साल गुजर जाते हैं और 3 सालों में मास्टर याओलाओ को ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र की अधिकतर जानकारी मिल चुकी थी कि भाई ये क्षेत्र कैसा है और किस तरीके से यहाँ पर लोग रहते हैं। और ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र को तो आप भी जानते हो। अब समय गुजरता जाता है और मास्टर याओलाओ ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में जितनी भी जगहें हैं ना सारी जगहों को घूम चुके थे। इसी बीच में हमारे मास्टर याओलाओ की मुलाकात जो इनर एकेडमी है ना वहाँ पर भी होती है और इनर एकेडमी के सबसे बड़े प्रिंसिपल से भी होती है। हालांकि अभी एल्डर शुक्यान वगैरह बोला जाए तो इनर एकेडमी के सबसे मतलब कि मीडियम वाले प्रिंसिपल वो अभी तक यहाँ पर नहीं आए हुए थे, मतलब कि स्टूडेंट के रूप में आ गए होंगे। लेकिन हमारे मास्टर याओलाओ की मुलाकात इनर एकेडमी का जो इसने इनर एकेडमी की नींव रखी हुई थी ना उससे होती है। अब समय गुजरता जाता है और पर हमें एक छोटे से क्लैन को बताया जाता है और इस क्लैन का नाम होता है हान फैमिली। अब एक दिन की बात है कि जो हान फैमिली होती है ना उस पर एक बड़ा क्लैन हमला कर देता है और पूरी की पूरी हान फैमिली को निपटा डालता है। बोला जाए तो मेंशन वगैरह में सब में आग लगाकर यहाँ से चला जाता है। अब इतने में हमें मास्टर याओलाओ को बताया जाता है जो कि सब होता हुआ देख रहे होते हैं। इतने में मास्टर याओलाओ को यहाँ पर एक बच्चा जो कि दिखने में थोड़ा अच्छा लगता था वो सड़क पर बैठकर रो रहा था। मास्टर याओलाओ समझ जाते हैं कि शायद ये बच्चा हान फैमिली का अंतिम वारिस है। मास्टर याओलाओ चलते हैं तो इसके पास जाते हैं और इसे अपनी गोद में उठाकर इसे अपने घर ले आते हैं। अब समय गुजरता जाता है, मास्टर याओलाओ चलते हैं तो हांग फैन को अपने बेटे की तरह पालने लगते हैं। हान फैन चलता है तो वो भी मास्टर याओलाओ के साथ खुश रहने लगता है। हालांकि जो हान फैन था ना वो बहुत ही छोटा था इसलिए उसे अपनी फैमिली के बारे में ज्यादा पता नहीं था। हालांकि पता था कि उनकी फैमिली को किसी ने खत्म कर दिया है और याओ चैन ने उनकी जान बचाई है, लेकिन फिर भी उसे इतना पता नहीं था। अब समय गुजरता जाता है, मास्टर याओलाओ चलते हैं तो हान फैन को शुरुआत में टेक्निक वगैरह नहीं सिखाते जो मतलब कि किसी को बड़ा बनने के लिए सबसे पहले नींव को मजबूत की जाती है ना, वैसे ही सबसे पहले हान फैन की नींव को मजबूत करते हैं ताकि जो हान फैन है ना उसे डाउ शैंग लेवल में जाने में परेशानी ना हो। अब समय गुजरता जाता है, हान फैन के पास टैलेंट था इसलिए मास्टर याओलाओ चलते हैं तो उनकी जो भी धरोहर थी ना बोला जाए तो गोलियां बनाने की मतलब की गोली वगैरह जो अपन बनाते हैं ना एक जनरेशन या दूसरी जनरेशन पर करते हैं वो हान फैन को सिखाने लगते हैं। और हान फैन भी उसके पास भी जो फायर वाली शक्तियां और जो लकड़ी वाली शक्तियां थी ना वुड एलिमेंट दोनों थे, इसलिए हान फैन भी इन्हें बहुत ही जल्दी जल्दी सीखने लगता है। अब इनके बीच चेले और गुरु का रिश्ता बन जाता है। मास्टर याओलाओ चलते हैं तो हान फैन को बहुत कुछ सिखाने लगते हैं और समय के साथ मास्टर याओलाओ हान फैन को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं। और जो मास्टर याओलाओ की याओ क्लैन में दुश्मनी थी ना वो भी अब कहीं ना कहीं मास्टर याओलाओ भूलने लगते हैं। अब समय गुजरता जाता है, हांग फैंग चलता है तो तेजी से मास्टर की जो भी मतलब की दुनियादारी को घूमने की प्रैक्टिस थी ना उसे अपने अंदर उतारता रहता है। मास्टर याओलाओ चलते हैं तो ब्लैक कॉर्नर रीजन से निकलकर हान फैन को पूरे सेंटर प्लेन में घुमाने लगते हैं ताकि हान फैन को अधिक से अधिक जानकारी मिल सके और हान फैन ज्यादा अनुभव भी बन सके। हालांकि जो हान फैन है ना उसे लोग बाग बहुत ही ज्यादा ऊंची नजर से देखते थे क्योंकि जो हान फैन का स्टेटस है ना वो मास्टर याओलाओ की वजह से बहुत ही ज्यादा हाई था। बोला जाए तो इसे फैनजोन जैसे थोड़ा सा नीचे ही माना जा सकता है, सिर्फ थोड़ा सा ना कि ज्यादा, क्योंकि ये याओ चैन का सदस्य है। अब समय गुजरता जाता है, बीच बीच में जो मास्टर याओलाओ चलते हैं तो कभी भी पोलन स्टार पवेलियनों को गोली की आवश्यकता पड़ती थी ना तो मास्टर याओलाओ गोलियां रिफाइन कर पोलन स्टार पवेलियन में किसी के हाथों से गोलियां भेजा करते थे, मतलब की भेज देते थे। अब समय गुजरता जाता है और हान फैन को बताया जाता है जो की अब रैंक 4 की गोलियां बहुत ही आसानी से करने लगा था क्योंकि जो मास्टर याओलाओ है ना वो किसी की जो गलतियां है ना वो बहुत ही आसानी से पकड़ लेते थे, इसलिए हान फैन की गलतियां है ना वो पकड़कर उन गलतियों को सुधार देते थे, इसलिए हान फैन भी बहुत ही आसानी से रैंक 4 की गोलियां बना लेता था। अब समय गुजरता जाता है और फिर हमें एक दिन का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो हांग फैंग था ना मस्त तरीके से अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। अब इतने में इस हांग फैन के पीछे एक बंदा प्रकट होता है। अब जैसे ही हान फैन इस बंदे को अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना, बोला जाए तो पीछे प्रकट होता हुआ दिखता है ना, तो हान फैन चलता है तो अपनी तलवार को निकालता है और इस बंदे की ओर तान कर कहने लगता है कि कौन हो तुम। ये बंदा जो अभी हाल
साल हान पेन के पीछे खड़ा हुआ था ना, बोला जाए तो प्रकट हुआ था ना, ये भी हान पेन से कहने लगता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा अंकल ब्रदर हूँ। बोला जाए तो तुम्हारे जो टीचर है ना याओ लाओ, उसकी गुरु और मेरी गुरु एक ही है। अब जैसे हान पेन सामने इस बंदे की बात सुनता है ना, तो वो थोड़ा राहत की सांस लेता है। हालांकि हान पेन जानता है अगर वो यहाँ पर मरा तो जो याओ चैन है ना, वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे और कोई भी हान पेन को मारने से पहले 15 बार सोचेगा। इसलिए हान पेन इतना भी ज्यादा नहीं डरा था, लेकिन भाई मरने से सब लोग डरते हैं, इसलिए भाई साहब हान पेन भी डर गया था। अब यहाँ पर जो बंदा आया था ना, वो चलता है तो हान पेन को समझाने लगता है कि ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन तुम और भी ज्यादा टैलेंटेड हो सकते थे। अब भाई साहब जब हान पेन ये सुनता है कि वो टैलेंटेड है लेकिन और भी ज्यादा टैलेंटेड हो सकता है, तो हान पेन थोड़ा गौर से सुनने लगता है कि भाई ये बंदा कहना क्या चाहता है। अब ये बंदा चलता है तो ये कहने लगता है कि तुम जो गोलियां है ना, इन गोलियों को तुम दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो किसी को ब्लैकमेल करने में। जैसे कि एक गलत गोली बनाओ और उसे किसी को खिला दो और उस गलत गोली का एक एंटीटोड बनाया जाता है। अगर वो एंटीटोड किसी को नहीं मिला तो सामने वाला बंदा मर सकता है, इसलिए वो बंदे को तुम गुलाम कर रख सकते हो, मतलब गुलाम बनाकर रख सकते हो। मतलब कि यहाँ पर जो सामने वाला बंदा जो कुछ भी कहता है ना, वो एकदम सच सच कहता है। इसलिए हांग पेन भी सामने वाले बंदे पर विश्वास कर लेता है, क्योंकि जो मास्टर याओ लाओ है ना, वो हान पेन को एकदम सही चीजें ही सिखाते थे, ना कि गलत, और हर चीज आराम से सिखाते थे, ताकि जो हान पेन है ना, उसका जो बेस है ना, बोला जाए तो नींव वो मजबूत हो सके। और हान पेन भी ये बात समझता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 20 सालों के अंदर अंदर जो मास्टर याओ लाओ है ना, उन्हें भी वो पार कर जाएगा, मतलब कि एल्पिनिस्ट की मामले में। अब ये मत कहना कि भाई साहब मास्टर याओ लाओ यहाँ पर 50 सालों में पहुंचे और हान पेन 20 सालों में कैसे हो सकता है। तो मैं बता दूं कि मास्टर याओ लाओ के पास सिखाने के लिए कोई भी नहीं था, वो सिर्फ अपनी काबिलियत के बल पर सीखे थे सब कुछ। और हान पेन को सिखाने वाला एक गुरु था जो कि सेंटर फ्लेम का नंबर 1 गुरु था। तो समझ जाओ, वरना इस दुनिया में मास्टर याओ लाओ से टैलेंटेड कोई भी नहीं है, ना कि हमारा जान। क्योंकि अगर हमारा जान भी अपने आप सीखता ना कुछ भी चीज, तो उसे हजारों सालों गुजर जाते। खैर कोई नहीं, अब जो अगला एपिसोड आएगा ना, उसे मैं सोच रहा हूँ कि सबसे ज्यादा लॉन्ग बना दूं और उसी में खत्म कर दूं। तो हो सकता है कि एक आध दिन वीडियो ना आ पाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।